आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहला दिया है लाइमन श्रेणी एक सतत स्पेक्ट्रम है। दूसरा दिया है पाशियन श्रेणी और रक्त श्रेणी में एक रेखीय स्पेक्ट्रम है। बामा श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में एक रेखीय स्पेक्ट्रम है। और तीसरा चौथा दिया है हाइड्रोजन परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल में वर्णक्रमीय श्रेणी के सूत्र की व्युत्पत्ति की जा सकती है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु से निकलने वाले रेखीय स्पेक्ट्रम को एक एक करके समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे एक परमाणु लिया है, ठीक है, जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन स्थित है। ठीक है, तो जैसे ही रदरफोर्ड के अगर हम लोग परमाणु मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में यह बताया कि जो परमाणु होता है उसका जो केंद्र होता है उसमें नाभिक स्थित होता है और उसकी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वह स्थायी रहते हैं, जैसे कि हमारा सौरमंडल रहता है। ठीक है, और ये उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में स्थायी रहते हैं, लेकिन जब यह परिक्रमा करना चालू करते हैं नाभिक की, तब ये क्या करते हैं, अपने में से ऊर्जा का या फोटॉन के रूप में विकिरण करेंगे और इस तरह से सर्पिलाकार पाथ बनाते हुए ये नाभिक में आके समा जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है तो अपने में से कोई भी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता और यह नाभिक में आके नहीं समाता, यह अपनी स्थायी कक्षाओं में ही परिक्रमण करता है, ऐसा हमको बोर ने बताया, नील बोर ने बताया। लेकिन रदरफोर्ड का यह मॉडल जो है उनकी सहायता की, परंतु यह रदरफोर्ड की जो परिकल्पना थी असत्य साबित हुई। तो यह रदरफोर्ड के हमने परमाणु मॉडल को समझ लिया कि यह कैसे होता है। अब हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम्स के बारे में देख लेते हैं, उनके विभिन्न विभिन्न श्रेणियों को समझ लेते हैं। हम यह जानते हैं कि जितने भी तत्व होते हैं अर्थात प्रत्येक तत्व के परमाणु जो होते हैं स्थायी होते हैं और अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं। प्रत्येक स्पेक्ट्रम में जो हम लोग को प्राप्त रेखाएं होती हैं, ठीक है, वह रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि समांतर रेखाएं जो हमको प्राप्त होती हैं वह रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। यह परमाणु संरचना के विषय में उपयोगी सूचना देता है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग को रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है स्थायी नाभिक से, वह हमें यह जानकारी देता है कि परमाणु की स्थिति कैसी है, यानी कि परमाणु के विषय में या फिर परमाणु संरचना के विषय में, परमाणु संरचना के विषय में हमको क्या करता है, उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। उपयोगी जानकारी हमने अभी अभी जैसे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को देखा, उसी तरह से हम नील बोर के परमाणु मॉडल को भी थोड़ा समझ लेते हैं। नील बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या होता है कि जो परमाणु होता है उसके केंद्र पे नाभिक होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्थायी कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं। परंतु हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण बाकी कक्षाएं खाली होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा को छोड़ के बाकी कक्षाओं में जा सकता है। ठीक है, तो उस समय वह जब जाता है तो अब हम लोग उसको बाहर से कोई ऊर्जा प्रदान करेंगे या वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से ऊर्जा ग्रहण करेगा, तभी तो वह अपनी कक्षा को छोड़ के दूसरी कक्षा में जाएगा। ठीक है, और जब वो दूसरी कक्षाओं में जाता है तो वह वापस मूल कक्षाओं में आता है, तो अपने में से उस उत्सर्जक जो ऊर्जा प्राप्त की है उसका उत्सर्जन करता है, जो फोटॉन के रूप में करता है। और जो फोटॉन होता है वही हमको क्या करता है, एक रेखीय स्पेक्ट्रम देता है। अभी अभी हमने जैसे कि सीखा कि कोई भी स्थायी जो नाभिक होता है या स्थायी परमाणु होता है वह अपने में से अभिलाक्षणिक उनका गुण होता है कि स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, रेखीय स्पेक्ट्रम जो है वो उत्सर्जित करते हैं। तो इसी तरह से हाइड्रोजन परमाणु के साथ भी होता है, तो वो रेखीय स्पेक्ट्रम जब वो उत्सर्जित करता है तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने उनके स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और अध्ययन करके नील बोर के अभिगृहित से हम लोगों ने एक सूत्र प्राप्त किया जिसका मान होता है 1/λ बराबर, ये होता है R से गुणित 1/NF का वर्ग ऋण 1/N
NI का वर्ग, ठीक है, जहाँ पे R क्या होता है, रडबर्ग नियतांक होता है। R जो होता है वो होता है रडबर्ग नियतांक, ठीक है, जिसका मान होता है 1.03 × 10⁻7 प्रति मीटर। और जो C होता है ये प्रकाश की चाल को हमको दिखाता है, या प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग होता है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह हमें उसमें जो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उनकी गतियों को बताता है, और जो लैम्डा होता है उस स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य को बताता है, तरंग दैर्ध्य को हमको बतलाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो NF है वह यह बताता है कि किस कक्षा, किस ऊर्जा स्तर, ये क्या है हमारा ऊर्जा स्तर है, ठीक है, किस ऊर्जा स्तर में यह स्पेक्ट्रम आ रहा है। और जो NI वो ये बताता है कि किस स्पेक्ट्रम से, यानी कि ये NF जो होता है वो किस स्पेक्ट्रम के ऊर्जा स्तर से, यानी कि ऊर्जा स्तर से स्पेक्ट्रम जो है वो आ रहा है। और NI ये बताता है कि किस मूल अवस्था में आ रहा है, ठीक है। तो इस सूत्र से हम लोग इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को पता लगा सकते हैं कि किस कक्षा से या फिर किस ऊर्जा स्तर से ये किस ऊर्जा स्तर में आ रहा है। या फिर हम लोग यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन किस कक्षा से कौन सी कक्षा में संक्रमित किए हैं। अब आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें जो हम लोग को रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो कैसा होता है। देखिए, जो लाइमन श्रेणी होती है वह हमको लाइमन श्रेणी में इस तरह से होता है कि जो अनंत कक्षाओं से आने वाली स्पेक्ट्रम है वो मूल अवस्थाओं में आती है, ये मूल ऊर्जा स्तर है, इसमें आती है n=1 में अनंत से, ठीक है। तो ये जो लाइमन श्रेणी होती है ये हमें पराबैंगनी प्रकाश के पराबैंगनी भाग को बताती है। और जो बामर श्रेणी होती है यह हमको दृश्य भाग के प्रकाश के बारे में बताती है, दृश्य भाग को बताती है, ठीक है, प्रकाश के। और जो यह पाश्चन और जो ब्रैकेट श्रेणी होती है यह हमको अवरक्त किरणों के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? अवरक्त भाग के बारे में, अवरक्त भाग के प्रकाश के बारे में हमको यह बताती है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अपने यहाँ पे ऑप्शन में चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है। हमने यहाँ सब कुछ समझ लिया है। देखिए, पहला बोल रहा है कि लाइमन श्रेणी एक सतत स्पेक्ट्रम है। तो लाइमन श्रेणी एक सतत स्पेक्ट्रम नहीं है, ये कैसा है? रेखीय स्पेक्ट्रम है। हमने अभी अभी सीखा कि यह एक रेखीय स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि हमसे यहाँ पे सत्य नहीं पूछा है, तो उसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? ए आएगा, ठीक है। फिर पूछा गया कि पाश्चन श्रेणी और रक्त श्रेणी में एक रेखीय स्पेक्ट्रम है, तो हमने अभी अभी देखा कि जो पाश्चन और ब्रैकेट श्रेणी है वह हमको और रक्त भाग को दिखाती है, ठीक है। तो हमारा तो यह वाला जो है वो सही कथन है। फिर हमको पूछा गया कि बामर श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में एक रेखीय स्पेक्ट्रम है। तो देखिए, हमने अभी अभी यहाँ पे बामर श्रेणी देखा जो कि हमको क्या बता रहा है? दृश्य भाग में दिखा रहा है, और उसके साथ साथ ये हमको दृश्य भाग के प्रकाश को दिखा रहा है, ठीक है, बामर श्रेणी जो है। तो हमारा ये जो है बामर श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र के एक रेखीय स्पेक्ट्रम है। तो पराबैंगनी नहीं, ये क्या है? दृश्य भाग है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत कथन हो गया। फिर बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल में वर्णक्रमीय श्रेणी के सूत्र की व्युत्पत्ति की जा सकती है। तो इसकी व्युत्पत्ति जो है वो बिल्कुल नहीं की जा सकती। हम लोगों ने क्या किया? जो वर्णक्रमीय श्रेणी के सूत्र की स्थापना जो हमने की वो किसके माध्यम से की? लाइमन के अभिगृहीति के अनुसार की, क्योंकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षाओं में स्थायी होते हैं, तो उनमें तो कोई गति ही नहीं होगी। और साथ ही साथ जब ये गति करते हैं तो अपनी ऊर्जा का ह्रास करते हुए सर्पिलाकार पाथ बनाते हुए नाभिक में समा जाते हैं, परंतु वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं वृत्तीय गति में, ठीक है। तो हमारा ये भी गलत हो गया। तो हम लोग को यहाँ पे पूछा गया था प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोल के, ठीक है। तो देखिए, हम लोग के पास यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ कि कौन कौन से कथन सत्य नहीं है। हमारा जो ऑप्शन ए है ये भी सत्य नहीं है, ठीक है। और हमको यहाँ पे जो बामर श्रेणी में पराबैंगनी क्षेत्र में एक रेखीय स्पेक्ट्रम में बोला गया, जबकि यह तो एक दृश्य भाग में आता है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है डी, ये गलत है, क्योंकि रदरफोर्ड के हम लोग मॉडल के अनुसार वर्णक्रमीय श्रेणी का सूत्र प्राप्त नहीं कर सकते, हम लोग उसको नील बोर के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ये भी कथन हमारा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सी और डी। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।